नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंत शाह, पीडियाट्रिशियन, मेंबर ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर वैक्सीन कॉन्फिडेंस और इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट, नंदुरबार, महाराष्ट्र। आज हम बच्चे और कोविड के बारे में जो पेरेंट्स के मन में कॉमन प्रश्न आते हैं और जो बार बार पीडियाट्रिशियंस को पूछे जाते हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि साइंस ये डायनामिक होता है, मतलब जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, जानकारियाँ नई नई आती है, नए आविष्कार होते हैं, तो इसमें बदलाव या चेंजेस हो सकते हैं। और ये आज 25 अप्रैल 2021 की जानकारी के अनुसार आज का वीडियो है और उसके रेफरेंसेस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, CDC, CHF और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइंस। इनके अनुसार ये आज का वीडियो बना हुआ है। तो पहला प्रश्न ये कॉमनली पूछा जाता है कि क्या छोटे बच्चों में भी कोरोना की बीमारी होती है। पिछले साल जब जिसको हम पहली वेव कह सकते हैं, उस वक्त बच्चों में यह बीमारी थोड़ी कम पाई गई थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त जानकारी अपनी कम थी, उसी तरह टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी कम थी और बच्चों को ऐसे भी ये बीमारी थोड़ी कम मात्रा में, मतलब कम सीरियस होती थी, इसलिए डायग्नोसिस शायद कम हुआ हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे नवंबर दिसंबर के बाद थोड़ी थोड़ी लॉकडाउन में से छूट मिलने लग गई थी और लोग भी थोड़े स्लैक हो गए थे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना वगैरह कम हो गया था। बहुत सारे लोग कोई फंक्शंस में इकट्ठा होने लगे थे और ये संक्रमण यानी इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फिर दोबारा बढ़ने लगा और दूसरी वेव शुरू हो गई। उसमें भी बच्चे ज़्यादा अफेक्ट हो गए। और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि वायरस में ही कोई चेंजेस हो गए हैं, उसकी वजह से भी हुआ होगा। मतलब वायरसेस में कोई म्यूटेंट्स हो गए हैं, जिसको हम वेरिएंट्स कहते हैं, जो वायरस खुद ही अपना अंदर का जो RNA है उसमें ही थोड़े चेंजेस कर देता है और वो फिर शायद ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो गया है, मतलब वो ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता है। उसमें बच्चे भी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, ये बात तो सही है। इसके बाद का जो प्रश्न कॉमनली पूछते हैं वो है कि बच्चों में कोरोना के लक्षण क्या होते हैं। तो एक बात तो याद रखें कि फॉर्चुनेटली बहुत से बच्चे, उनको बीमारी जो है वो माइल्ड यानी सौम्य लक्षण के साथ होती है, जैसे कि बुखार आना, थोड़ी खांसी आना, गले में दर्द होना, कभी नाक ब्लॉक हो जाना, किसी को उल्टी, किसी को दस्त मतलब लूज़ मोशंस होना। ये टाइप की सिम्टम्स में बहुत सारे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। थोड़े बड़े बच्चे हों तो वो सिर दर्द का, पेट दर्द की और या फिर हाथ पांव में दर्द की शिकायत भी करते हैं। लगभग 98-99% बच्चे इसी तरह माइल्ड सिम्टम्स के साथ, कम दवाइयों के साथ और कम दिनों में अच्छे हो जाते हैं और उनको घर में ही रख के ट्रीटमेंट की जा सकती है। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको बीमारी थोड़ी गंभीर हो सकती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी सही ट्रीटमेंट से उसमें से भी बहुत सारे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। इसलिए एक बात याद रखनी चाहिए कि बच्चा यदि अपना घर पे है और उसको इन्फेक्शन हो भी गया है, तो भी हर बच्चे पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसको कहीं सीरियस बीमारी के सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, जैसे 4-5 दिन से ज़्यादा तेज़ बुखार आना या फिर किसी को सेंसोरियम में प्रॉब्लम होना, यानी कोई थोड़ा बेहोश हो जाए या कोई बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ करने लगे या किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लगे, कोई बेहोश होने लगे, किसी को फिट्स आने लगे। बहुत छोटे बच्चे हों, वो अपने को रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे, माँ का दूध पीने में उनको दिक्कत हो रही हो या चेहरा बहुत फीका पड़ गया हो या होंठ और नाखून जो हैं वो थोड़े नीले पड़ने लग जाए, ऐसी कोई भी चीज़ आपको दिखे या ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो फिर लेकिन आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में बच्चे को ले जाना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि सही समय पे एडमिट करने से और सही ट्रीटमेंट से ऐसे भी बच्चे भी बहुत सारे ठीक ही हो जाते हैं। इसलिए डरना नहीं है, लेकिन सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और ये पूछा जाता है कि यदि माँ को कोविड की बीमारी है तो वो अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती है कि नहीं। ये रोज़ का सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये बात ये याद रखनी चाहिए कि उसके साथ एक दूसरा भी सवाल आता है कि यदि प्रेगनेंसी में किसी को कोविड हुआ तो माँ के पेट में जो गर्भ है उसको भी कोविड हो सकती है क्या। तो इस कोविड के बीमारी में वर्टिकल ट्रांसमिशन लगभग नहीं होता है, मतलब
माँ के शरीर से, माँ के पेट में जो बच्चा है उसको ये बीमारी नहीं लगती है। और उसी तरह बच्चे के जन्म के बाद माँ के दूध से भी बच्चे को ये बीमारी नहीं लगती है। लगभग सारी बीमारियों में माँ अपना दूध बच्चे को पिला सकती है। उसी तरह कोविड के बीमारी में भी माँ ने अपना दूध बच्चे को पिलाना शुरू रखना चाहिए। केवल बीमारी नहीं लगती इतना ही नहीं, लेकिन माँ के दूध से बच्चों को बहुत अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है, जिसमें एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ लिविंग सेल्स हैं जैसे WBCs हैं, मैक्रोफेजेस हैं, और साथ ही साथ अन्य कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चे को अच्छा रेजिस्टेंस या रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है। तो बच्चों को माँ का दूध पिलाना शुरू रखना चाहिए। साथ में लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए कि माँ ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहना चाहिए। मतलब माँ ने सही ढंग से मास्क पहनना, बार बार अपने हाथ साबुन से धोना या फिर सैनिटाइज़र से साफ़ करना, बाकी सैनिटाइजेशन थोड़ा बहुत करना, ये माँ ने करते रहना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो कि छोटे बच्चों को, यानी CDC के अनुसार 2 साल से कम और WHO के अनुसार 5 साल से कम बच्चों को मास्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी सांस की नलियाँ थोड़ी बारीक होती है और मास्क की वजह से कभी कभी उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये बात याद रखनी चाहिए और माँ ने अपना दूध पिलाना शुरू रखना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और वो अपना दूध डायरेक्टली नहीं पिला सकती, तो फिर ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? यदि माँ अपना दूध निकाल के कटोरी में ऐसा निकाल सकती है तो उसने वो कटोरी में निकाल देना चाहिए, और घर में जो कोई दूसरा व्यक्ति है जो स्वस्थ है, कोविड नेगेटिव है, वो बच्चे को कटोरी से या चम्मच से पिला सकता है, लेकिन कभी भी बॉटल से नहीं पिलाना चाहिए। यदि यह भी संभव नहीं है तो फिर समझो ये कोई बड़े शहर में है जहाँ पे ह्यूमन मिल्क बैंक अवेलेबल है, तो ह्यूमन मिल्क बैंक से पास्चराइज्ड ह्यूमन मिल्क मिल सकता है, तो वो बच्चे को देना चाहिए। तो नंबर 1 माँ का डायरेक्ट दूध, नंबर 2 पास्चराइज्ड ह्यूमन मिल्क फ्रॉम ह्यूमन मिल्क बैंक। वर्ल्ड ये भी पॉसिबल नहीं है, समझो वहाँ पे ह्यूमन मिल्क बैंक नहीं है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोई स्वस्थ दूसरी माता हो वो अपना दूध बच्चे को पिला सकती है, जिसको वेट नर्सिंग कहते हैं। लेकिन ये वेट नर्सिंग के बारे में कोई लोगों को आपत्ति है, वो सभी लोग ये मानते नहीं हैं। इसके बाद आखिरी ऑप्शन आता है कि डिब्बे का दूध या फॉर्मूला मिल्क पिलाएं, लेकिन हमेशा याद रखें कि फॉर्मूला मिल्क भी कभी भी बॉटल से ना दें, हमेशा कटोरी से या कटोरी चम्मच से या वो छोटा जो जिसको गोकर्ण कहते हैं, सिपला कहते हैं, उससे ही पिलाएं। एक बार माँ स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद माँ का दूध पिलाने के लिए फिर से पूरी मदद मिलनी चाहिए, जिसको रीलैक्टेशन कहते हैं, और रीलैक्टेशन के लिए माँ को पूरी मदद मिलनी चाहिए। माँ ने फिर अपना दूध बच्चे को पिलाना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद एक और सवाल आता है कि माँ को कोविड है तो फिर बच्चा और माँ साथ में ही हमेशा रखें कि उनको सेपरेट कर दें? तो कभी सेपरेट मत करिए, बच्चा और माँ साथ में ही रहने चाहिए। फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, IYCF चैप्टर ऑफ IAP, CDC, ये सारे यही कहते हैं कि बच्चा और माँ साथ में रहने के ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और बच्चों को अलग माँ से अलग करने में बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो माँ और बच्चा केवल साथ में ही रहे ऐसा नहीं, तो बच्चा और माँ स्किन टू स्किन कांटेक्ट में, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट कैंगारू मदर केयर में भी रखे जाने चाहिए। और बच्चों को साथ में रखना, माँ का ही दूध पिलाना, ये इसके फ़ायदे बहुत बहुत ज़्यादा है, और माँ और बच्चे को सेपरेट करने के बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए माँ और बच्चे को साथ में ही रखें। फिर से माँ ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना हमेशा के लिए रखना चाहिए। इसके बाद का एक प्रश्न है कि यदि माता पिता दोनों पॉजिटिव है और बच्चों की टेस्ट हमने की वो शायद नेगेटिव है, तो फिर ऐसे वक्त बच्चों को नाना नानी के पास, दादा दादी के पास या किसी अन्य रिश्तेदार के घर पे भेज देना चाहिए क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे साथ में हैं तो इतने दिन में वो भी पॉजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि ये जो हमारी टेस्ट्स है वो टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव भी काफ़ी आते हैं। मतलब यदि बच्चे की टेस्ट पॉजिटिव है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे की टेस्ट यदि नेगेटिव है या किसी की भी टेस्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो बीमारी नहीं ही है, उसमें भी चांसेस हैं कि वो को भी फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। तो ऐसे वक्त
बच्चा अपने माता पिता के साथ ही रहें, माता पिता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना और हाथ बार बार धोना ये करते रहें, क्योंकि ऐसा चांस है कि यदि बच्चे पॉजिटिव हैं और वो कहीं बुज़ुर्ग के घर दूसरी जगह चले जाएं तो वो उनको संक्रमण कर सकते हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, और वो जो सीनियर्स हैं उनको सीरियस बीमारी हो सकती है। इसलिए बच्चों को ऐसा घर से दूसरी जगह पे मत रखो, लेकिन घर में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखो, वेंटिलेशन अच्छा रखो, मतलब बार बार खिड़कियां खोल दो, एग्जॉस्ट फैन हो तो एग्जॉस्ट फैन भी चला दो, यानी हवा जितनी ज़्यादा खेलती रहे उतना अच्छा है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद का अगला प्रश्न ये आता है कि बच्चों को कोई विशेष आहार देने की ज़रूरत है क्या? अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए समतोल आहार यानी बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, वो वैसे देखो तो काफ़ी है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सारी सही मात्रा में यदि मिल जाएं तो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छे से बन जाती है। मतलब जिसमें सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स यानी पल्सेस हैं, या वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब की मात्रा यदि सही माने में है, फ्रूट्स में भी अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, कोई खट्टे फल है, कोई मीठे फल है, कोई पीले कलर के फल है, ये सब आ जाए तो उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स सबको मिल जाते हैं। जैसे खट्टे फल हो तो उसमें जैसे संतरा, नींबू है तो उसमें आपको विटामिन सी अच्छा मिलता है। थोड़े पीले या लाल टाइप की सब्जियां या फल हो गए, जैसे पके हुए आम है, कैरेट्स है, गाजर, तो उसमें विटामिन ए अच्छा मिल जाता है। जो चीज़ हम काट के रखते हैं और थोड़ा उसमें कालापन आ जाता है, जैसे बैंगन है, एप्पल है, या फिर जिसका कलर थोड़ा डार्क है, गुड़ है, काली मुनक्का है, उसमें आयरन ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को हम सही मात्रा से बच्चों को दे सके तो उसमें से उसको अच्छी सी प्रतिकार शक्ति मिल सकती है। लेकिन उसमें ये सारी वैरायटी भी ज़रूरी है, उनकी सही मात्रा भी ज़रूरी है, और उनको कितनी बार दिन में दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़रूरी है। ये यदि तीनों चीज़ें सही है तो उसको सही डाइट WHO के अनुसार कहा जाता है। एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि ये जंक फूड यानी दुकान में जो चीज़ें सारी मिलती हैं, पैकेज्ड फूड्स हैं, पैकेट्स बहुत सारे मिलते हैं, वो बहुत नुकसान करते हैं और उनको कभी नहीं बच्चों को दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन के समय में ये देखा गया है कि बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं घर में रह के, और उनका खेलकूद, उनकी एक्सरसाइज भी कम हो गई है, इसलिए बहुत सारे बच्चे ओबीज़ यानी मोटे भी हो गए हैं। साथ ही साथ बच्चों को मोबाइल भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, उसकी वजह से भी उनमें दूसरी तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक बात फिर ये प्रश्न आता है कि यदि प्रतिकार शक्ति बच्चों की सही करने के लिए अपने को बच्चों को कोई दवाइयों की ज़रूरत है क्या? तो जैसे मैंने अभी बताया कि सारे आहार यदि सही आहार हो तो उसमें अपने को बच्चे को सारे पदार्थ मिल सकते हैं और प्रतिकार शक्ति बन सकती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये आइडियल डाइट नहीं लेते हैं, तो बच्चों को यदि कोई कमी है, कोई विटामिन्स की कमी है, कोई मिनरल्स की कमी है, तो वो हिसाब से हम उनको दवाइयाँ दे सकते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन्स आ गए, विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है, ऐसी चीज़ें हम उनको ज़रूरी हो तो दे सकते हैं। और कुछ दिनों के लिए ये दवाइयाँ देने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एडल्ट्स भी बहुत महीनों तक लगातार ये दवाइयाँ ले रहे हैं। अभी तो मैंने देखा है कभी कभी 1-1 साल हो गया है वो रोज़ मल्टीविटामिन ले रहे हैं, रोज़ विटामिन डी ले रहे हैं, तो ऐसे वक्त ओवरडोज होके उसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। शॉर्ट टाइम के लिए लो तो उसमें जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर लॉन्ग टाइम लेने में उसका नुकसान भी हो सकता है, तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक मुद्दा मैं और कहना चाहूँगा कि ये कोविड के हिसाब से कई बार बहुत डर भी लोगों में हो गया कि हम बच्चों को बाहर ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इसलिए उनका रेगुलर टीकाकरण जो है या रेगुलर इम्यूनाइजेशन है वो बहुत सारा बाकी रह गया ये साल भर में। तो जो बाकी टीके बच्चों को लगते हैं वो आप ज़रूर नियमित समय से लगा लें। अभी ये चेक कर लें कि पिछले साल में जो टीके लगवाने थे उसमें से कुछ रह गए हों तो वो भी ज़रूर लगवा लें, और इसके आगे भी जो उनके टाइम टू टाइम आएंगे टीके वो लगाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर कोई दूसरी बीमारी की महामारी आने का चांस आ जाता है। इसलिए हर बच्चे को अपने अपने टीके पूरे करने चाहिए। फिर अगला प्रश्न ये आ रहा है कि
प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब जो गर्भवती माता है और जो स्तनदा माता है, वो ये कोविड का वैक्सीन ले या ना ले। तो बहुत सारे देशों में यहाँ पे उसके लिए अनुमति दी गई है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको अनुमति नहीं है, क्योंकि अभी इस पर स्टडीज़ पूरे नहीं हुए हैं। उसी तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चों में भी अभी तक ये वैक्सीन्स देने की अनुमति नहीं है। उनके स्टडीज़ चल रहे हैं और लगभग कुछ ही महीनों में ये स्टडीज़ पूरे हो जाएंगे और सभी को, छोटे बच्चों से लेके सभी उम्र के और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज़ के लिए भी शायद ये वैक्सीन देने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन तब तक जो घर में बाकी लोग हैं वो अपना वैक्सीनेशन पूरा कर ले। इसलिए ये जो लोग हैं जिनको वैक्सीन अभी नहीं मिल सकता है, उनको भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इन शॉर्ट ये सारे प्रश्न जो हम रोज़ सुनते हैं, मुझे बार बार फ़ोन करके भी कई लोगों ने ये पूछा है, तो मैंने सोचा कि एक छोटे से वीडियो में ये कॉमन जानकारी सबको दे दें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। और एक बात याद रखें कि बच्चों में बीमारी होती है, लेकिन मेजॉरिटी में ये माइल्ड होती है, इसलिए डरिए नहीं, लेकिन सावधानी बरतिए। सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मास्क जो नाक और मुंह दोनों को ढकने वाला हो और यहाँ से पैक हो, जहाँ से हवा बाहर ना निकले, इसी तरह से बराबर पैक करें। बार बार 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोएं या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखें। भीड़ में ना जाएं, जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे जाने का जितना टाल सको उतना अच्छा है। और ये सारी सावधानियाँ बरतिए। और जैसे जैसे अपना बड़ों के लिए जो जो वैक्सीन का टाइम आएगा, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे और जब 60-70% लोग वैक्सीन ले लेंगे तो ये जो वेव है वो एकदम से कम हो सकती है। तो मेरी यही सबको प्रार्थना है कि ये सब सावधानी बरतें, डरे नहीं, लेकिन फिर अपनी जो जिम्मेदारी है उसका भी पालन करें, तो हम ये कोविड से बच सकते हैं। धन्यवाद।